है ना। तो कल जो भी मैंने पढ़ाया, कॉन्फर्मेशंस पढ़ाए, तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर नहीं कल समझ में आया था, क्योंकि कल नेट का इशू था जैसे, तो आपको प्रॉब्लम थी, तो अभी अगर कुछ भी चीज है जो नहीं समझ में आई है तो उसके बारे में पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे। कॉन्फर्मेशन में कुछ भी कल अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, क्योंकि कल वॉइस का प्रॉब्लम था। नो मैम, कोई डाउट नहीं है आप, क्योंकि उससे पहले भी क्लासेस में बता चुकी थी, तो कल हम लोग रिवीजन ही कर रहे थे। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है साक्षी के अलावा? और किसी को? स्नेह कुमार, मोहम्मद आरिफ, श्वेता, दीपांजलि पांडे, आप लोगों को डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके। हेलो तो हम मैम। लोगों ने, हाँ, तो मैम कल एक बार। जो पढ़ा, हाँ, क्या प्रिंस कुछ कह रहे हैं? यस मैम। बोलिए। मैम, मैम रिंग में कंफर्मेशन पॉसिबल है? आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही, बहुत जरा थोड़ा लाउड बोलिए। मैम रिंग में कंफर्मेशन पॉसिबल है? किसमें? रिंग में, रिंग में। रिंग में? यस मैम। देखो, यहाँ पे एक बात ये जानो कि जो कॉन्फर्मेशंस के लिए मेन हमारी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज की सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, रोटेशन के थ्रू आपका होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड के जरिए आप रोटेट करेंगे, तब अब आप अगर साइक्लिक कंपाउंड को, रिंग वाले कंपाउंड को रोटेशन क्या पॉसिबल है? उसमें तो टूट ही जाएगा, रिंग ब्रेक हो जाएगी ना, यस मैम। है ना। तो वहां पर तो रिंग ही ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या है कि जब हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमको स्पेशल अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट को हमने बोल दिया कि दे आर द डिफरेंट कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो ये बात थी। तो कल हम लोगों ने जब बात करी तो मैंने बोला था कि बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किस फॉर्म की होगी, पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी किस फॉर्म की होगी? फुली एक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड की होगी। क्यों होगी देवांश फुली इक्लिप्स्ड की? मैम बल्कि ग्रुप्स एकदम सामने होते हैं। सेम ग्रुप आमने सामने होंगे। हाँ, सेम ग्रुप आमने सामने होने से क्या होगा? मैम हाई रिपल्शन। रिपल्शन होगा। मैम रिपल्शन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर रिपल्शन कम होगा तो होती क्या है। ज्यादा होगी रिपल्शन बेटा? अगर होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। मैम अनस्टेबल होता उल्टा है और बोल दिया। उसकी, हाँ हाँ, यस मैम। देखो हमेशा मैंने वही बात बोली है कि जब भी रिपल्शन होगा तो वो चीज पे एनर्जी बहुत हाई होगी। आप अपने एग्जाम्पल से सोचो, अभी आप लोग सपोज करो दो लोग खड़े हो, तो दोनों के बीच में रिपल्शन है। रिपल्शन मीन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फाइटिंग करते हैं। तो एक दूसरे को देखते क्या होगा, फाइटिंग होनी शुरू हो गई। तो फाइटिंग में क्या होगा, तो बिल्कुल एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाएगा, है ना। और आपकी वो वहां पर जो स्टेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। अभी चुपचाप से अलग अलग दूर दूर खड़े थे, जहां पास आए दोनों में रिपल्शन होना शुरू हो गया। रिपल्शन हो गया तो शुरू हो गया एक दूसरे को मारना डांटना शुरू हो गया। तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई। हाई हो गई, अब आप अनस्टेबल हो गए इतना, उससे से आपने अपना बिल्कुल ना मेंटल वो बाहर हो गए इससे, कंडीशन से। तो ये सब फिनोमेना आप अपनी डेली लाइफ में केमिस्ट्री जब पढ़ो तो अपने से जोड़ के पढ़ो तो मजा आएगा। तो रिपल्शन होने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि अगर हम सेम ग्रुप की जैसे बात कर रहे हैं, तो कब आ जाते हैं, जब फुली इक्लिप्स फॉर्म आ जाती है। तो फुली इक्लिप्स फॉर्म में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होगी उसमें। पार्शली इक्लिप्स में उससे कम एनर्जी होगी, क्योंकि पार्शली इक्लिप्स में क्या हो रहा है कि डिफरेंट ग्रुप सामने आ रहे हैं, आ तो रहे सामने, डिफरेंट ग्रुप सामने आ रहे हैं। तो इसमें रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। जो दोनों एक जैसे ताकतवर पहलवान सामने सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा ना, फाइटिंग ज्यादा होगी। और एक पहलवान एक छोटा सा बेचारा, तो फाइटिंग तो होगी मगर ज्यादा देर तक नहीं हो पाएगी। इन सेम वे डिफरेंट ग्रुप सामने आएंगे तो क्या होगा कि आपका जो रिपल्शन है वो आपका कम होगा, और इससे एनर्जी भी क्या होगी, इसकी कम होगी। तो अगर आप पार्शली इक्लिप्स और इक्लिप्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका आ गया गॉश। गॉश में क्या हो गया, और एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि गॉश में कोई भी ग्रुप आमने सामने नहीं है।
और एनर्जी कम हो गई। और उसके बाद जब स्टैगर्ड फॉर्म की बात करते हैं, स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म की, तो स्टैगर्ड एंटी फॉर्म में क्या हो गया कि एकदम ही ऑपोजिट जगह पर है ना, एक अगर ऊपर है तो दूसरा बिल्कुल नीचे हो गया, बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेस्ट पॉसिबल आपकी जो स्टेट है यही स्टैगर्ड फॉर्म है, जिसमें कि क्या है, रिपल्शन सबसे कम है और स्टेबिलिटी सबसे हाई है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, कह सकते हैं एनर्जी सबसे कम है ना। तो इसका हम लोगों ने कल शो भी किया था, जो उसका ग्राफ था, मैं फिर से एक बार शो कर देती हूँ ग्राफ को, जस्ट अ मिनट। ये ग्राफ अभी दिख रहा है? यस दिख रहा है, शो हो रहा Yes, है, ma'am. यस मैम। है ना। तो उसमें आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने 0 डिग्री को एंटी फॉर्म माना है। ये मैं बार बार बात बोलती हूँ कि आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप फुली इक्लिप्स्ड से स्टार्ट करते हैं तो आप बोलोगे कि फुली इक्लिप्स्ड जो है वो 0 डिग्री पर है, तो आपको फुली इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा दिखानी पड़ेगी। थोड़ा ग्राफ में बस ये चेंजेस आ जाएंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि 360 डिग्री की रोटेशन में ये 2 बार गॉश में आ रहा है, 2 बार आपका पार्शियल इक्लिप्स में आ रहा है ना? और मगर 1 टाइम आपको फुल इक्लिप्स आ रहा है और 1 टाइम आपको एंटी फॉर्म आ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो फिर अब नेक्स्ट हम लोग अब आगे टॉपिक पे आ जाए। अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्वेरी तो नहीं है? नो मैम। Then now comes to the next topic of this unit, RS nomenclature, जो कि ऑप्टिकल आइसोमर से मैंने उस समय बोला था ना कि हम लोग बाद में बात कर लेंगे इसकी। तो RS nomenclature, EZ nomenclature आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, है ना, और RS nomenclature आप पढ़ते हैं इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं शेयर करती हूँ। तो वापस से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स पर आगे, बच्चे स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, वापस हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स पर आ जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या थे, कौन बताएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते मैम हैं? वो आइसोमर्स जो मैम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते थे। हाँ, और ये तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात हो गई। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दोस कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, they are known as optically active compound. But what are the meaning of optical isomers? Isomers क्या हुए? मैम जिनका मिरर इमेज मैम समस्थानिक इमेजेस। हाँ, मैम तो जो अगर हाँ बोलिए। मैम जो ऑप्टिकली आइसोमर प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे मैम लाइट जब पड़ती है तो वो सिमेट्रिकल हो जाते हैं मैम। सिमेट्रिकल हो जाते हैं? सिमेट्रिकल कैसे हो जाते हैं भाई? आप आइसोमर्स का जो डेफिनेशन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, बट यहाँ पर क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स किसका पार्ट है? स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स किसका पार्ट है? स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है ना। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते थे? इनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पर भी आप वही डेफिनेशन वही चली आ रही कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, और स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से क्या कर सकते हैं? दे कैन rotate, they are optically active. What is the meaning of optically active? Means they can rotate the plane of polarized light towards left hand side or right hand side.
तो यहाँ पर आपको ये जब आइसोमर्स की बात आती है तो यू हैव टू ऐड दिस लाइन कि देयर two or more compounds having the similar molecular formula but different spatial arrangement, and due to this difference they are optically active, means they can rotate the plane polarized light towards left hand side or right hand side. They are known as optical isomers, right? तो आइसोमर्स की बात अगर आती है तो आपको ये बात पूरी लिखनी जरूरी है कि आइसोमर की डेफिनेशन क्या हो गई है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, अब ये हो सकता है कि वो एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं और डायस्टीरियो आइसोमर्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो एनेंशियोमर्स ही हो, वो डायस्टीरियो आइसोमर्स भी हो सकते हैं। डायस्टीरियो आइसोमर्स आप पढ़ चुके हो ना कि मिरर इमेज तो नहीं होते बट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, यस मैम। है ना। और जब हम मीसो कंपाउंड की बात करते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। मीसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये सब हमारा ये था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। फिर आते हैं इसमें बच्चों एक आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि हम लोग ये जो कारल कंपाउंड्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, कारल का मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन में 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। तो आप जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पर भी ये कारल कार्बन है, OH है, CH3 है, HS, COOH है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, एक S का और 3 P के ना, तभी तो 4 होगा। तो 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब होता है तो ये तो 3D स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जब अगर हम लोग कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो हम 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते और उसके अलावा हमें RS नॉमेनक्लेचर देना पड़ता है कि वो R फॉर्म में है कि S फॉर्म में है, मतलब कि वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि राइट हैंड साइड घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। इमिल फिशर साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये फॉर्मूला डिपिक्ट किया था, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड कारल कार्बन एटम, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या बताया गया कि देखो जैसे सपोज करो हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, ये पहले समझो कि ये क्या चीज है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां मैं कर्सर रोटेट कर रही हूँ, यस मैम, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं थिक लाइंस बनी है, डॉटेड लाइन बनी हुई है। जो थिक लाइन क्या बताती है, ये थिक लाइन से आपकी तरफ है और डॉटेड लाइन पीछे की तरफ है। मतलब आप जो मोबाइल का स्क्रीन है या आपका जो भी लैपटॉप का स्क्रीन है, तो जो थिक लाइंस है ये आपकी तरफ प्रोट्रूड है, आपकी तरफ बड़ी हुई है, और ये जो डॉटेड लाइन है पीछे की तरफ है। तभी क्या हुआ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन पाएगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका 108 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो कैसे बनेगा, तो ये आप समझिए कि जो मोटी थिक लाइन है ये आपकी तरफ है, डॉटेड लाइन है पीछे की तरफ है, ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। तो यहाँ तो हमने डॉटेड और थिक लाइन से बता दिया। अब फिशर ने क्या कहा, फिशर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है क्या? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें क्या बताया गया कि ये इन्होंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बनाई है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन डिपिक्ट ये करती है कि जो भी हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स है यहाँ पर अटैच्ड है वो आपकी तरफ है, जो वर्टिकल है ये पीछे की तरफ है। अब यहाँ पर थिक है, डॉटेड नहीं है, मगर अब आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी हॉरिजॉन्टल में जो भी आपके ग्रुप्स हैं ये आपकी तरफ है। यहाँ पे तो थिक लाइन बनी हुई है और यहाँ पे थिक लाइन नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स हैं वो आपकी तरफ है और जो भी वर्टिकली जो भी ग्रुप्स हैं ये पीछे की तरफ है। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से आप डिपिक्ट कर सकते हैं कि कैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ लें, इन फिशर प्रोजेक्शंस the vertical carbons are always viewed as being positioned behind the plane of the paper, means away from the viewer, while the horizontal carbons are imagined as coming out of the plane towards the viewer, ठीक है। तो ये आपकी तरफ है, OH और H आपकी तरफ है और COH और CH3 पीछे की तरफ है। यहाँ तो हमने इस तरीके से पहले दिखा करके बना दिया। अब आगे जब आएगा स्ट्रक्चर तो ये आपको खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे सपोज खुद ये बना हुआ है, H और OH आपकी तरफ है और CHO और CH2H पीछे की तरफ है,
यहाँ पर देखिए ऐसे थिक लाइन है, डॉटेड लाइन है, तो थिक एंड डॉटेड लाइन वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो फिशर प्रोजेक्शन नहीं होता। इस तरीके वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। एग्जाम में अगर पूछ लें कि इसको फिशर प्रोजेक्शन से आप बताइए तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी इन्होंने मिरर इमेज बना दी, इसकी मिरर इमेज है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये होता है फिशर प्रोजेक्शन। अब आता है कि इसमें हम आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आरएस नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोगों को फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली पहले तो हम अपने मॉलिक्यूल पे लिख लिया। सपोज तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसको हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि आर का मतलब समझो, आर का मतलब होता है रेक्टस, ये लैटिन वर्ड है रेक्टस, एंड एस स्टैंड्स फॉर सिंस्टर, सिंस्टर भी आपका लैटिन वर्ड है। तो लैटिन में रेक्टस का मतलब होता है राइट हैंड साइड और सिंस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब कि अगर कंपाउंड में आप क्या करोगे, आप राइट हैंड साइड पे चलोगे, कैसे चलोगे अभी हम बात करेंगे। अगर राइट हैंड साइड पे चलोगे तो वो कहलाएगा आर फॉर्म, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चलोगे वो कहलाएगा आपका एस फॉर्म। अब कैसे चलेंगे इस पे हम बात करते हैं। ये जैसे कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वही वाला रूल याद करो जो हम लोगों ने इजेड नॉमेनक्लेचर में बात करी थी, कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, सिप रूल जिसे बोलते हैं सिप रूल। सी स्टैंड्स फॉर कैन, CAHN कैन, कैन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका सी ले लिया। इनगोल्ड INGOLD, इनगोल्ड उसका आई ले लिया, और प्रीलॉग PRELOG लॉग, इसका पी ले लिया। ये 3 साइंटिस्ट के नाम पर बना सिप रूल, CIP सिप रूल। तो सिप रूल भाई आपका होता है प्रायोरिटी वाला, जो हम लोगों ने इजेड में भी पढ़ा था कि जो भी एटम का वेट ज्यादा होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो इजेड नॉमेनक्लेचर में तो 2 डिफरेंट कार्बन थे, उसमें हम लोगों ने लिया था 1 to 1 नंबरिंग करी थी, याद है इजेड का? याद है कुछ कि नहीं याद है? यस मैम। यस मैम, हम लोगों ने वहां पे 1 to 1 नंबरिंग करी थी, है ना, प्रायोरिटी दी थी। ऐसे ही हम यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर देखो सेंटर में कार्बन होगा यहाँ पर, ठीक है, उससे अटैच हमारे 4 ग्रुप्स हैं, CHOH, CH2OH और OH। ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर हैं। तो इसमें हम लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, 1 2 3 4 नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब वही रूल आपका चलेगा, कार्बन से अटैच यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। आप किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑक्सीजन को। 1 नंबर किसको दोगे? हाँ ऑक्सीजन। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप 1 लिख लो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, तो यहाँ पर लिख लो 1, दिस इज 1, ठीक है। अब 2 किसको दोगे? यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CH2OH है, किसको 2 दोगे? CHO को दोगे। क्यों दोगे CHO को? मैम क्योंकि हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन के बाद फिर हाइड्रोजन आएगा। नहीं, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है मैम, हाइड्रोजन 2 है ना, तो हाइड्रोजन के बाद देखो यहाँ पे कैसे देखेंगे इसको। अगर तुम खोल के स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्या लिखोगे? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना। यहाँ पर क्या लिखोगे? हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर O। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी सिंगल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो डबल का मतलब अकॉर्डिंग टू सिप रूल, डबल बॉन्ड का मतलब हो जाता है कि वो ऐसे इमेजिन करते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन अटैच है, इस तरीके से इमेजिनेशन होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी लेगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, ठीक है। तो आपने जब कंपैरिजन किया तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। नेक्स्ट पे चले, यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन इससे अटैच होगा। तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, इसलिए हमने इसको 2 दे दिया, ठीक है। ये 1 हो गया, इसको 2 नंबरिंग हो गई, फिर ये 3 हो गया, लास्ट में बचा 4, ठीक है। लास्ट में बचा 4 नंबरिंग हो गई। नंबरिंग समझ में आ गई पहले? अकॉर्डिंग टू सिप रूल आपको यहाँ पर नंबरिंग देनी पड़ेगी, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप देखो, रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 ये कहता है आफ्टर गिविंग द प्रायोरिटी, आफ्टर गिविंग द नंबर्स टू ऑल द ग्रुप्स, देन अब क्या करना पड़ेगा हमको? जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, मतलब जिसको आपने 4 नंबर दिया है, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको हमको
वर्टिकल लाइन पे रखना है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, ये वाली जो लाइन होती है ना वर्टिकल, ये लाइन पे रखना है। और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, जो आपके बैक साइड पे, पीछे की तरफ। आप मैंने Behind the बताया plane ना, of paper. हॉरिजॉन्टल अगले वाले ग्रुप तो आपकी तरफ होते हैं, और जो वर्टिकल लाइन पर होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। तो इसका मतलब जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको हमको पीछे कर देना है। तो पीछे करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको आप, अगर ये सपोज को नीचे होता तो मेरे को चेंज नहीं करने पड़ते। अगर नीचे नहीं है लीस्ट प्रायोरिटी वाला, या नीचे नहीं है या ऊपर नहीं है, तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमने क्या चेंज करा, CH2OH को यहाँ ले जाओ, H को यहाँ ले आओ, इनको आपस में चेंज कर दो। जब हमने ये चेंज किया आपस में, तो इनको भी आपस में चेंज करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या करा, नंबरिंग करी। सेकंड स्टेप में हमने इनको आपस में इंटरचेंज करा। फिर थर्ड स्टेप में इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब देखो जो मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है वो कहाँ कहाँ पर ग्रुप्स हैं, देखो ध्यान से, बनाओ अपनी कॉपी में। CH2H को यहाँ करो, H को यहाँ करो, OH को यहाँ कर दो, CHO को यहाँ कर दो। ठीक है, Yes, ma'am. यस कर मैम। दिया। अब देखो ma'am. यस प्रायोरिटी आपने 1 नंबर किसको दे रखी है, ऑक्सीजन को दे रखी है। वो तो यहाँ Yes, पर ma'am. पहुंच गया होगा, है ना, वो यहाँ पहुंच गया होगा, और यस मैम। CHO यहाँ पर पहुंचा हुआ है आपका, है ना। तो 1 के बाद 2 आप कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो ना। 1 के बाद 2 कैसे जा रहे हो, यहाँ पर आपने OH लिखा यस होगा, यहाँ पर CHO लिखा होगा, तो आप ऐसे मूव कर रहे हो। तो अब आपके आई बॉल को देखो, 1 के बाद 2 आप अपनी आई बॉल को किस तरफ मूव कर रहे हो, आप राइट हैंड Clockwise. साइड की तरफ मूव कर रहे हो, है ना, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका R हो जाएगा, R। फिर समझ लो क्या करना होता है कि फर्स्ट में तो हमने फर्स्ट स्टेप में तो सारी अकॉर्डिंग टू सिप रूल आपको नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग करने के बाद सेकंड रूल ये कहता है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको वर्टिकल लाइन पे रखना है। वर्टिकल का मतलब पीछे साइड पे रखना है। तो पीछे रखने के लिए हम ये मानते हैं कि हम नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ लाना है तो CH2H को ऊपर लाना पड़ेगा, इसको H को नीचे लाना पड़ेगा। इसमें चेंज किया तो इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। OH यहाँ आ गया, CHO यहाँ आ गया। अब 1 प्रायोरिटी वाला यहाँ आ गया, 2 प्रायोरिटी वाला यहाँ आ गया। तो 1 से 2 जाने के लिए क्या होगा, आपका राइट हैंड साइड की तरफ आपका आई बॉल घूम रहा है, तो इसका मतलब ये आपका R फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, इसमें भी सेम चीज ये अप्लाई करो। H को यहाँ नीचे ले गए, CH2H को यहाँ ले गए, OH को यहाँ ले गए, CHO को यहाँ ले गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, मैम वही सेम है। अच्छा यहाँ पर ये जो सेम ही अभी है। स्ट्रक्चर बना है ये सेम ही तो है। अच्छा ये तो सेम ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा मुझे यस लगा मैम। मिरर इमेज बनी है, ये सेम स्ट्रक्चर, तो ठीक है चलो। तो ये आपका R फॉर्म आ गया, ठीक है। आई थॉट कि आपकी मिरर इमेज है, ये आपका R फॉर्म यहाँ पर आ गया, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल देखो। अब इनमें जो आंसर्स लिखे, आंसर्स को मैं देखो अपने आप बताओ, ये वाला जैसे है, इसमें पहले नंबरिंग करो। 1 नंबर किसको देंगे हम लोग, Chlorine. क्लोरीन Cl को को 1 दे देंगे। सेकंड किसको देंगे, CH डबल मैम बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ इसको आप सेकंड दे दोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3, ये 4। अब 4 वाला लीस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे है, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमें नीचे करना है, मतलब ऑलरेडी पहले से नीचे है तो क्या चेंज करना। तो अब देखो 1 के बाद 2 ऐसे आ रहा है, यस मैम। कौन R सी फॉर्म हो गई, R. R, ये R फॉर्म हाँ हो गई। वेरी गुड। इसमें देखो, इसमें देखो, मैम S हो जाएगी ये 1 है, ये लेफ्ट 2 साइड है, मूव। 1 और 2 है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, S फॉर्म हो गया। आपकी आई बॉल लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है, तो सिंस्टर, सिंस्टर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एस। रेक्टस मींस राइट हैंड साइड। इसको एग्जांपल देखिए, ये वाला देखिए, एग्जाम में आता तो आपको नंबरिंग दिखानी पड़ेगी या फिर ऐसे करके दिखाना पड़ेगा कि किसको प्रायोरिटी दी है। क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी मिली है कार्बन डबल बॉन्ड से, इसको मिली है इससे, इसको इससे मिली है, ठीक है। इसको बताइए,
कौन सा फॉर्म होगा? आर। आर फॉर्म। ये भी आर होगा। ये 1 नंबरिंग इसको दी, 2 इसको देंगे आप, 1 के बाद 2 ये आर आ रहा है, यहाँ पर ये 1 के बाद 2 ये एस आ रहा है। ठीक, इस पे आइए। इसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे ऊपर है तो ठीक है, हमें तो या तो ऊपर रखना है या फिर नीचे रखना है, तो कोई चेंजेस इस पे भी नहीं करेंगे। क्या आएगा ये वाला? मैम आर आएगा, OH से COH की तरफ OH मूव को करेंगे 1 राइट हैंड लेंगे साइड। और 1 है, ये 2 है, तो 1 के बाद 2 ऐसे ही जाएगा। यस मैम। यस ठीक है, मैम। इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि एच ऊपर है, हमें वर्टिकल लाइन पे ही रखना है इसको। यहाँ पर ओ के बाद एंटी क्लॉक मूव करेगा इसलिए एस ये हो जाएगा, आपका OH एंटी से क्लॉकवाइज COH की जाएगा, तरफ चलेगा, जाएंगे। ऐसे ऐसे चलेगा। ये आपका एस फॉर्म आ गया, इस पे आ जाइए। मैम आर होगा NH2 से बेंजाइल की तरफ। हाँ, यस ये मैम। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। अब आप यहाँ पे देखिए C6H5 है, ये CH3, किसको प्रायोरिटी देंगे? तो आप ये जान लेंगे कि एरिल ग्रुप को एलिफैटिक ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ये आपका एलिफैटिक ग्रुप अटैच्ड है, ये आपका बेंजीन अटैच है। बेंजीन को मतलब कि साइक्लिक को, एरोमेटिक को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी डबल बॉन्ड होगा, 1 के बाद 2 हो गया, ये आपका रेक्टस आर हो गया। ये एस फॉर्म। एस हो जाएगा NH2 से C6H5 की तरफ। ये आपका एस हो गया। इसको देखिए, मैम NH2 और से HCOH तो आर फॉर्म होगा। ठीक है, ये 1 है, ये आपका 2 है, तो यहाँ पर ऐसे करके चला गया। ठीक, और ये आपका 1 के बाद 2 ये हो जाएगा, ये एस हो गया। समझ में आ रहा बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल को देखिए। ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, ये वाला यस मैम। देखिए, इसका बताइए ये आ रहा है कि ऐसे? इसका सॉल्यूशन मत देखिए, आप खुद बताइए। इसमें पहले आपको नंबरिंग आपने कर दी, वन इसको दिया आपने, मैम एस होगा। मैम एस है। इंटरचेंज करा। यस मैम। मैम इंटरचेंज करके ये आर हो जाएगा। हाँ, तो इंटरचेंज तो बेटा करना ही, मैंने आपसे बोला ना, अगर आप नहीं करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। इसलिए फर्स्ट स्टेप ये कहता है, फिर से सुनो, फर्स्ट स्टेप कहता है कि आपको पहले नंबरिंग कर देनी है। सेकंड रूल ये कहता है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाले को वर्टिकल लाइन पे लाना है, अगर नहीं है तो आप लेके आओ, पहले नहीं है तो पहले लेके आओ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एच कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसका मतलब आपको उसको नीचे या फिर ऊपर लाना पड़ेगा। तो आपने CH2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करोगे तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों चेंज होंगे। यस तो मैम। लिखा हुआ है फर्स्ट इंटरचेंज ऑफ H एंड CH2H, देखो फर्स्ट इंटरचेंज हो गया, ये यहाँ पर यहाँ पहुंच गया। अब सेकंड इंटरचेंज में आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा,
आपने इसको भी चेंज कर दिया। अब देखिए 1 के बाद 2 कहाँ पर है, ऐसे है, इसका मतलब ये आपका कौन सा आर फॉर्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इंटरचेंजेस हो रहे हैं, 2 बार इंटरचेंज करोगे अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी वाला लेफ्ट हैंड साइड पर है या फिर राइट हैंड साइड पर है। राइट हैंड साइड पर होगा तो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ जब आपका वर्टिकल लाइन पर है तो आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए ऐसे ही, इसको भी ये देखेंगे। भी आर यहाँ होगा, पर ये आपका आर होगा। यार होगा। मैम चेंज यस करेंगे तो मैम। फिर टेस्ट फॉर्म आ जाएगी। बेटा वही तो मैं कह रही हूँ, चेंज तो करना ही। अगर आप बिना चेंज किए आर या एस बता रहे तो रॉन्ग है वो। मैम आ रही होगा। बिना बिना मैम इंटरचेंज किए अगर आपने आर या एस लिख दिया तो रॉन्ग हो गया। सारे रूल्स को फॉलो करो पहले। मैम इंटरचेंज करके भी तो आर होगा ना। कहाँ आर आ रहा है? मैम ये ओ एच वाला, और सी। यस मैम। ये 1 प्रायोरिटी है। इसको आपने 2 प्रायोरिटी, यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। ये 2 प्रायोरिटी है, 3 प्रायोरिटी, यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे उन्होंने ऊपर कर दिया, तुम चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 1 के बाद 2 कहाँ पर आ यस रहा है, मैम, ऐसे तब आ रहा एस है होगा। ये। तो ऐसे फॉर्म, ये आर कहाँ हुई? मैम यहाँ प्रायोरिटी गलत लिखी थी, मैं उसको देख लिया था। हाँ, आर के बाद ये एस देखो ऐसे आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एच को ऊपर ले आए। ये आपकी मर्जी है, आप एच को चाहे ऊपर लाए चाहे नीचे लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीचे ले आइए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वही आएगा, ऐसा आएगा। बस आपको जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको आपको वर्टिकल लाइन पे रखना है, ठीक है। यस मैम। अब जैसे ये वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें एच ऑलरेडी नीचे है, इनमें आपको चेंज नहीं करना है। इसमें ऊपर है, इसमें चेंज नहीं करना है। ये आपका देखिए कौन सा फॉर्म आ रहा है। ये सारे एग्जांपल देखिए जल्दी से, समझ में आ रहे हैं? यस मैम। अब इससे रिलेटेड आपके और भी एग्जांपल्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो अभी समझ में आ गया आर एस नॉमेनक्लेचर सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब आपकी कितनी यूनिट्स बच्चों कंप्लीट हो गई है? हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड? मैम मुझे देख के बता रहे हैं। आई थिंक मैम ये 4 ना? फोर्थ चल रही है ये। ये 4 कंप्लीट हो गई है, ये भी आज यस मैम। कंप्लीट हो गई आपकी। तो यस आपके मैम, 4 4 यूनिट्स यूनिट। कंप्लीट हो गई है। अब आपकी अभी तक क्विज बच्चों अभी तक नहीं हुई है ना, तो क्विज यस दे मैम। दो। अब कौन सी डेट को दोगे? आज है, ट्यूसडे है, कल तो तुम लोग शायद छुट्टी होगी ना, परसों दे दो। परसों दे दोगे, थर्सडे को? मैम मैम कहाँ तक आएगा पूरा यूनिट 4? क्या बोल रहे बच्चे? मैम मैम कहाँ तक आएगा? फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट क्विज में आपकी फर्स्ट यूनिट आएगी, यस मैम। ठीक है। फर्स्ट यूनिट तैयार कर लेंगे पूरी। यस मैम। यस मैम। मैम प्लीज थर्सडे को मत रखिए मैम, फ्राइडे कर लें, नेक्स्ट थर्सडे के बाद कोई भी डेट मैम। यस मैम, थर्सडे के बाद। तो आपकी कब पड़ेगी अब उसके बाद, थर्सडे के बाद बच्चों? आपकी क्लास कब पड़ेगी? कि थर्सडे को तो क्लास होती भी नहीं बेटा मेरे ख्याल से। फ्राइडे फ्राइडे पड़ेगी ना क्लास? फ्राइडे को होगी शायद। सैटरडे क्लास रहती है। तुम लोगों की सैटरडे को कहाँ होती है? तुम लोग की थर्सडे को नहीं होती है, फ्राइडे को होती क्लास। तो फ्राइडे को कर ले, फ्राइडे को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम।
नो मैम। नो मैम। ठीक है, फ्राइडे को कर लेते हैं। फ्राइडे को आप लोग मतलब अब जो भी आपकी नेक्स्ट टर्न पड़ेगी, आज आपका ट्यूसडे है, कल तो छुट्टी होगी वेडनेसडे, और थर्सडे को आपकी क्लास होती नहीं है, तो फ्राइडे को ही पड़ेगा। तो फ्राइडे को आपकी फर्स्ट यूनिट की क्विज करेंगे और गूगल फॉर्म पे ही लेंगे हम। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कोई भी चीज प्रॉब्लम हो तो अभी बात कर लो। एमसीक्यू होगा? क्या बेटा? मैम सब्जेक्टिव होगा कि एमसीक्यू? दोनों ही होंगे, सब कुछ होगा। ओके मैम। आप अपने हर तरीके से तैयारी रखिए। ठीक है, मतलब आपको जो भी मैम अगर सब्जेक्टिव भी होगा तो आपको वहीं गूगल फॉर्म पे ही वहीं अटैच करना होगा। आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू नहीं करना होगा। मैम ओके जो मैम। कल मैम एकेडमिक कैलेंडर आया उसके अकॉर्डिंग मैम 31 जुलाई से मैम एग्जाम होंगे। हाँ, तो जो एकेडमिक कैलेंडर जो आया उसमें एग्जाम तो होंगे ही होंगे, और उसी अकॉर्डिंगली तो आपकी फर्स्ट क्विज हो जानी चाहिए थी। फर्स्ट क्विज आप लोगों ने मना कर दिया, तो तुमने नहीं ली थी, तो ठीक है। यस मैम। तो मैम क्यों इसका सिलेबस एक बार बता मिड दीजिएगा? सेम का मैम सिलेबस कहाँ तक होगा मैम? 4 यूनिट? सिलेबस आपका ये 4 यूनिट्स आएंगी। यस मैम। जो आपका मिड सेम होगा उसमें 4 यूनिट्स मेरी कंप्लीट हो गई है। 4 यूनिट्स पूरी आएंगी मिड सेम में, और जो Yes, क्विज मैम 1 अभी आपको होने जा रहा है मैम उसमें आपका फर्स्ट यूनिट आएगी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। और किसी कुछ डाउट तो नहीं क्यूज का किसी को? सिलेबस बता दीजिए, क्यूज का सिलेबस। किसका बेटा? क्यूज का। क्विज का यूनिट मैंने 1। बताया ना, फर्स्ट यूनिट। ओके मैम। हेलो फर्स्ट मैम। यूनिट। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। ये आरएस नोमेनक्लेचर में आप न्यूमेरिकल देंगी सॉल्व करने के लिए, थ्योरेटिकल मतलब देंगी बेटा इसमें आता है, क्वेश्चन? जैसे आपको कंपाउंड्स के नाम दे दिए गए नाम, अब पूछा गया बताइए आर फॉर्म में या एस फॉर्म में, तो आपको पूरा फिर वहां पर नंबरिंग करते हुए दिखाना पड़ेगा और इंटरचेंजेस दिखाने पड़ेंगे कि आपने नंबरिंग करी। और अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला अगर नीचे है तो इंटरचेंज नहीं करने हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड तो इंटरचेंज करने पड़ेंगे। स्टेप्स जी दिखाते हुए आप बताओगे कि आपका आर फॉर्म में या एस फॉर्म में है, क्योंकि जी अगर जी आप जी। ऐसे लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलते फिर। मगर मैम ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ तो थ्योरेटिकल तो कुछ नहीं वर्क करना पड़ेगा ना ये इसमें? थ्योरेटिकल कुछ नहीं करना, इंटरचेंजेस दिखाओगे, जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करके आंसर दिखाया, तो ओके जैसे यहाँ पर ओके बना मैम। तो वैसे ही करना आपको। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? नो मैम मिड सेमेस्टर एकेडमिक कैलेंडर के डेट पे ही होगा क्या? वो तो बेटा जो आया है कॉलेज से वही होगा ना आपका, जैसा है वैसे ही आएगा। ओके मैम। तो आपको फ्राइडे को कौन सी डेट पड़ेगी बेटा? 23। 23। और एग्जाम्स कब से हैं आपके? मिड 29 जुलाई से। 29 ठीक है, आपकी जुलाई 4 टू यूनिट तो 31। ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपका एक क्विज हो ही जाएगी और आपका 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गई, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज हम क्लास में जल्दी खत्म कर देते फिर, क्योंकि नई यूनिट स्टार्ट करनी होगी हमको। ठीक है बच्चों? ओके मैम। यस ओके मैम। मैम। तो चलो अब अटेंडेंस मुझे भेज दो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कुछ पूछना तो पूछ लो, क्योंकि फिर नई यूनिट स्टार्ट करी, इसलिए मैं आगे भी पढ़ा नहीं रही हूँ। कुछ पूछना है? चलो फिर ठीक, हैव अ नाइस डे बच्चों।